अलौकिक और पौराणिक प्राणियों के दिखने के बारे में कहानियाँ, लोक कथाएँ, बहुत सारे मिथ्स और यहाँ तक कि कुछ दावे हैं जो स्लीप ओवर में लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और ये आइस ब्रेक करने का बहुत अच्छा मीडियम है, जरिया भी बन जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी कहानियाँ और पौराणिक काल्पनिक जीव दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में लंबे समय से मौजूद हैं। नेपाली संस्कृति में मौजूद कुछ लोकप्रिय अलौकिक या पौराणिक जीव भी हम कह सकते हैं इस प्रकार हैं। पहला है ख्या। ख्या एक पौराणिक प्राणी है जो नेवा समुदाय में लोकप्रिय है। यह छोटा लेकिन मोटा होता है और इसका शरीर बालों वाला होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह समुदाय में प्रेत बाधित है। ख्या दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और काला। कहा जाता है कि सफ़ेद ख्या सौभाग्य और आशीर्वाद लाता है, जबकि काला ख्या दुर्भाग्य और समस्याएं लाता है। पारंपरिक नेवा समुदाय का मानना है कि यह सीढ़ियों के नीचे रहता है, इसीलिए उनके यहाँ बिनाबी कहने की रस्म है ताकि वे सीढ़ियों के नीचे ना जाएं और जीव को नाराज ना करें। दूसरा है गुरु माप्पा। शर्मिंदा होकर मंजूश्री ने चप्पू को मंदिरों के प्रवेश द्वारों की रखवाली करने का सम्मानजनक काम सौंपा। क्योंकि मंजूश्री ने चप्पू के केवल सिर का रेखा चित्र बनाया था, इसीलिए आप मंदिरों के ऊपर केवल उसका सिर ही देख सकते हैं, जबकि उसका शरीर आज तक अज्ञात है। गुरु माप्पा एक और पौराणिक प्राणी हैं जो नेवा समुदाय में लोकप्रिय हैं, जो बच्चों को खाने के लिए बदनाम है। एक लोक कथा के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ जब केशचंद्र नामक एक व्यक्ति जुए में अपना सारा सामान हार गया। फिर वह अपनी बहन के साथ रहने लगा। उसने अपनी बहन द्वारा परोसी गई थालियों को बेचना शुरू कर दिया, फिर से जुआ खेलने के लिए। तंग आकर उसकी बहन ने उसे फर्श पर चावल परोस दिया, इसीलिए वह अपमानित महसूस करते हुए जंगल में चला गया। वहाँ उन्हें एक राक्षस गुरु माप्पा मिला जो उन्हें खाना चाहता था। केशचंद्र ने गुरु माप्पा को एक बहुत बड़ी दावत देने के वादे के साथ अपने साथ चलने के लिए मना लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई बच्चे उनकी भूख के शिकार होने लगे, इसीलिए लोगों ने गुरु माप्पा को वहाँ से चले जाने को और तिनखियों मतलब टुंडी खेल में रहने के लिए कहा और घोड़े यात्रा पर वार्षिक दावत देने का वादा किया। तीसरा है चेप्पू। नेपाल में प्रचलित एक और पौराणिक प्राणी चेप्पू है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मंजूश्री के काल में अस्तित्व में था। एक लोकप्रिय मान्यता है कि काठमांडू घाटी कभी एक बड़ी झील थी और चेप्पू वहां रहने वाले जीवों में से एक था। जब मंजूश्री ने झील को सुखा दिया तो चेप्पू को छोड़कर सभी जीव वहां से चले गए। कहानियों से पता चलता है कि चेप्पू का चेहरा खराब हो गया था और इसीलिए वह झील से बाहर आने में शर्माता था। बाद में चेप्पू बाहर आने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते मंजूश्री उसे ना देखी। लेकिन मंजूश्री ने चुपके से उस पर नज़र डाली और उसका एक स्केच बनाया। जब चेप्पू को इसका एहसास हुआ तो वह तुरंत पानी में वापस चला गया। चौथा है लाखे। लाखे एक नेवा शब्द है जो एक प्रकार के राक्षस को संदर्भित करता है, जो दिलचस्प रूप से परोपकारी है। इसका चेहरा बहुत बड़ा लाल है, यह दिखने में डरावना है। इसकी आँखें बड़ी भद्दी हैं, बड़े दांत और नुकीले दांत हैं और इसके बाल काले हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखे अपने आसपास से बुरी आत्माओं को डराता है और समुदाय द्वारा इसका स्वागत किया जाता है और इसे मित्रवत माना जाता है। आज काठमांडू घाटी में त्योहारों के दौरान पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों के साथ लाखे नृत्य करने की परंपरा है, जिसमें सबसे प्रमुख इंद्र यात्रा है। समुदाय का एक व्यक्ति ख्वापा और पोशाक पहनता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें उस राक्षस की आत्मा होती है जो नर्तक के शरीर पर कब्जा कर लेती है। पांचवा है दफला ख्या। बचपन से ही नेवा समुदाय के लोग धपला ख्या की कहानियां सुनते आ रहे हैं। यह एक और पौराणिक प्राणी है जिसके बड़े काले बाल हैं और जो हमेशा भूखा रहता है।
यह सीढ़ियों के नीचे या अटारी जैसी घरों में अंधेरे स्थानों में रहना पसंद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह अपने चारों पैरों से चलता है और केवल रात में ही बाहर निकलता है। एक बच्चों का गाना भी है कि ढपला ख्या घर घर जाकर दावत मांगता है, लेकिन दावत के बाद भी ढपला ख्या संतुष्ट नहीं होता और बच्चों को खाने के लिए कहता है। लोकप्रिय गाना ढपला ख्या बच्चों को शरारत करने से डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। छठवां है कवच। कवच एक नेवा शब्द है जिसका अर्थ है कंकाल, जो नेपाल का एक पौराणिक प्राणी भी है जिसका उपयोग लोगों के घरों में घुसने और खिड़कियों के माध्यम से बच्चों का अपहरण करने और उन्हें खाने के लिए किया जाता है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने इसे रोकने के लिए टिकी झाया, मतलब पारंपरिक रूप से खिड़कियों के रूप में सजाए गए जाल बनाना शुरू कर दिया। ऐसी भी मान्यता है कि ख्या और कवचा दोस्त हैं, इसीलिए जब भी कवच बच्चों को चुराने और उन्हें खाने की कोशिश करता है, ख्या अपने दोस्त को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। सातवां है भकुंडे भूत। भकुंडे भूत एक भूत है या जिसे दूसरे लोग बिना हाथ पैर या चेहरे के भटकती आत्मा कहते हैं। इसे यह नाम गेंद की तरह गोल, जिसे नेपाली भाषा में भकुंडो बोला जाता है, इसके होने के कारण और धूल के गोले की तरह दिखने के कारण या कूड़े के ढेर में रहने के कारण मिला है। ऐसा कहा जाता है कि भकुंडे भूत अंधेरे में लोगों, खासकर छोटे बच्चों का काफ़ी दूर से पीछा करता है और शरीर के निचले हिस्से से भी चिपक जाता है। इसे शरीर से निकालने के लिए हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ पढ़नी पड़ती हैं या फिर बस एक जूट के थैले को फर्श पर कील से ठोक दे और इसे बार बार कोसें या लात मारें। आठवां है छौड़ा। छौड़ा शब्द भोजपुरी शब्द से आया है जिसका अर्थ है बच्चा। छौड़ा एक अनोखा प्रकार का भूत है जो बच्चे के रूप में पाया या देखा जाता है और केवल छोटे बच्चों को ही दिखाई देता है। सौभाग्य से छौड़ा अन्य भूतों की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन जब बच्चे इससे खेलते या अन्य गतिविधियां करते देखते हैं तो माना जाता है कि वे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ बुरे सपने भी आ सकते हैं। नौवां है किचकंडी। किचकंडी एक डरावनी महिला आत्मा है जो आमतौर पर अपनी सफ़ेद पोशाक, लंबे काले बालों के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक महिला की पीड़ित आत्मा है जिसे अनुचित तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। कई लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा करते समय सड़क के किनारे इस जीव को देखे जाने की रिपोर्ट की है। किचकंडी के अपने नियम होते हैं। वह पुरुषों को अपने आकर्षण से लुभा सकती है या उनकी जीवन शक्ति का दोहन करके उन्हें पीला और दुबला बना सकती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, या वे आपको डराने के लिए किसी अंधेरी शांत जगह पर प्रतीक्षा कर सकती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।